आप रात को ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। वाह, इंसान बहुत पुराने जमाने से स्टार्स और उनके करीबी ग्रहों पर जीवन मौजूद होने की संभावना तलाश रहे हैं, मगर अंतरिक्ष की भी आंखें और शायद वहां कोई और है जो हमें देख रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि शायद अभी भी दूर के कम से कम 29 ग्रह हमें देख रहे होंगे। तो आप अपने बाल कग्गे से काढ़िए और मुस्कुराइए। अब तक हमें अपनी आकाश गंगा में कम से कम 1715 पड़ोसी स्टार सिस्टम का पता चला है, जो अपने कन्वेंशनल टेलीस्कोपों से हमारे ग्रह का पता लगा सकते हैं। ये स्टार्स हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं, तो अगर वहां से कोई अपने टेलीस्कोपों से हमारे सूर्य पर पॉइंट करेगा तो देर सवेर कभी तो उनको एक छोटी सी डॉट हमारे सूर्य की परिक्रमा करती हुई सामने से गुजरती हुई दिखेगी। ये एक ट्रांजिट कहलाता है। ये एक तरीका है जिससे एस्ट्रोनॉमी में ग्रहों का पता लगाया जाता है। वैसे आप ये ट्रांजिट की घटनाएं एक टेलीस्कोप के जरिए अपने घर से भी देख सकते हैं। आप बस अपने टेलीस्कोप को सूर्य पर पॉइंट करके इंतजार कीजिए, तब आपको मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह दिखाई देगा। ये ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और अब ये आपको एक छोटी सी डॉट जैसा दिख रहा है। मर्क्यूरी का ट्रांजिट प्रोसेस पूरा होने में करीब 5 घंटे लग सकते हैं और ये घटना एक शताब्दी में करीब 14 बार घटती है। अगले ट्रांजिट को आप 13 नवंबर सन 2032 को देख सकते हैं, तो अभी इसे अपने कैलेंडर में निशान लगा लीजिए। ऐसे ही आप वीनस को भी देख सकते हैं, जो सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन क्योंकि ये सूर्य से थोड़ा दूर है इसीलिए इसके ट्रांजिट्स मर्क्यूरी के मुकाबले कम बार होते हैं। इसका पिछला ट्रांजिट सन 2004 और 2012 में देखा गया था। इसके ट्रांजिट्स का अगला जोड़ा सन 2117 और 2125 में देखे जाने की उम्मीद है। अरे तब तक तो शायद मैं यहाँ रहूं ही नहीं। खैर, तो इन स्टार सिस्टम्स के लोगों के पास भी हमारे ग्रह को देखने का मौका है, मगर लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप्स जरा अलग तरह से काम करते हैं। असल में इनसे देखने वाले को बैकग्राउंड में सूर्य और उसके सामने काली डॉट नहीं दिखेगी। ये टेलीस्कोप हमारे तारे यानी सूर्य की चमक को मापेगा। जब पृथ्वी सूर्य और टेलीस्कोप से देखने वाले के बीच से गुजरेगी, यानी इनके बीच अपना ट्रांजिट शुरू करेगी, उस समय टेलीस्कोप बस सूर्य की चमक में एक मामूली सी गिरावट दर्ज करेगा, क्योंकि तब दोनों के बीच में हमारे ग्रह के आ जाने से सूर्य की किरणों का रास्ता ब्लॉक हो रहा होगा। वो दूर बैठे एलियन सभ्यताओं के वैज्ञानिक चमक में आई इस गिरावट को कैलकुलेट करके हमारे ग्रह का साइज जान लेंगे। मगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ शायद अभी 1715 स्टार सिस्टम्स पर तो मौजूद नहीं होगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इनमें से कुछ स्टार्स के करीब के सिर्फ 29 ग्रहों को ही चुना है जिन पर जीवन संभव हो सकता है। यानी इन ग्रहों का साइज तकरीबन हमारी धरती के बराबर ही है और ये ग्रह अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में ही है। मतलब ये अपने स्टार के ज्यादा करीब नहीं है, तो ये इतने गर्म भी नहीं होते कि इन पर जीवन बना भी ना पाए। वहाँ पानी की ऐसी भाप नहीं बनती जैसी एक उबलते हुए बर्तन में बनती है, और ना ही ये ग्रह अपने स्टार से इतनी ज्यादा दूर हैं कि बेहद ठंड से इन पर मौजूद पानी बर्फ की मोटी शीट्स में तब्दील होकर जम जाए। और क्योंकि पानी जीवन का आधार है, तो हम मान सकते हैं कि शायद वहां पर कोई सभ्यता मौजूद हो। थ्योरी के मुताबिक पिछले 5000 सालों में इन ग्रहों से पृथ्वी के कई ट्रांजिट्स दिखे होंगे। तो शायद जब हमारी पृथ्वी पर गीजा के पिरामिड और स्टोनहेंज बन रहे थे, तब भी वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यताएं हमें देख रही होंगी। इनमें से एक ग्रह तो हमारी पृथ्वी से सिर्फ 11 प्रकाश वर्ष दूर है। रॉस 128 स्टार के पास कन्या राशि के नक्षत्र यानी विक्रो कॉन्सल्टेशन में एक रेड ड्वार्फ है, जिसमें पृथ्वी के साइज से लगभग 2 गुना बड़ा एक एक्सोप्लैनेट है, जो अपने हॉट स्टार के हैबिटेबल जोन में ही है। थ्योरी के अनुसार इस ग्रह के निवासी नियमित रूप से 2000 सालों से पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करते हुए देख रहे होंगे, मगर करीब 9 साल पहले यह ग्रह अपनी जगह से हट गया और अब वहां से ऑब्जर्वेशन जारी नहीं रह सकती। एक और ग्रह जहां से पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करते हुए देखा जा सकता है, ये 12.5 लाइट ईयर्स दूर टी गार्डन नाम के स्टार के पास है। वहां से हमारे ग्रह को देखने की संभावना करीब 29 सालों में हो पाएगी। हमको सबसे ज्यादा उम्मीदें ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम से है। ये तकरीबन हमारे सौर मंडल की तरह ही है। ये कम से कम 7 एक्सोप्लैनेट्स को होस्ट करता है और उनमें से 4 इन स्टार के हैबिटेबल जोन में ही है, मगर वे आज से 16 शताब्दियों तक पृथ्वी को देखना शुरू नहीं कर पाएंगे।
मगर हम अभी से इन ग्रहों से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सभी ग्रह हमारे इतने करीब हैं कि वे हमारे रेडियो सिग्नल्स को पिकअप कर सकते हैं। रेडियो वेव्स अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से सफर कर सकती हैं। हमारे ग्रह से सन 1895 से लगातार रेडियो सिग्नल्स बाहर भेजे जा रहे हैं। इसीलिए हम तो पहले से ही रेडियो स्पेक्ट्रम में एक शोर मचाने वाले पड़ोसियों जैसे हैं। अगर हमारे 125 लाइट ईयर्स के घेरे में कोई ऐसा ग्रह है जहां कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है, तो हमारी रेडियो नॉइस अब तक उन तक पहुंच चुकी होगी। दिक्कत बस यही है कि हमें उस सभ्यता से जवाब मिलने में भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। रेडियो के साथ एक और दिक्कत यह है कि कोई भी सभ्यता इसे बहुत ही कम समय तक इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि अब पृथ्वी पर भी हम रेडियो से ज़्यादा ब्लूटूथ और फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, शायद बस ट्रैफिक रिपोर्ट्स के सिवाय। और गुजरते वक्त के साथ हम जो भी रेडियो नॉइस क्रिएट करते हैं वो भी गायब हो जाएगी। साथ ही रेडियो कम्युनिकेशन भेजने वालों का अंदाजा है कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता इतनी एडवांस तो होगी कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानती होगी, पर किसे पता है, शायद वहाँ अंतरिक्ष की लाइफ फॉर्म्स असल में हमारी पृथ्वी की लाइफ फॉर्म से बिल्कुल ही अलग हो। मुमकिन है कि हमारे रेडियो सिग्नल्स पहले ही उस ग्रह पर पहुंच चुके हों, पर वहाँ के निवासी उन्हें रिसीव करने के काबिल ही ना हो। और जब तक वो लोग इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए एंटीने बनाएंगे, तब तक तो शायद हम रेडियो सिग्नल भेजने ही बंद कर दें। लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यताओं से कम्युनिकेट करने के लिए अंतरिक्ष में इनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नल्स भी भेजते हैं। सन 1974 में हमने इंटरस्टेलर स्पेस में एरेसीबो मैसेज भेजा। अगर कोई सभ्यता उसे डिकोड करके समझ सकी तो उन्हें एक ऐसा रेक्टेंगल मिलेगा। इसमें मानवता के बारे में सारी जानकारी है। सबसे ऊपर हमारा नंबर सिस्टम है, फिर एटॉमिक नंबर्स हैं और उसके नीचे हमारा डीएनए है जिसकी तस्वीर नीचे दी गई है। इसके बाद एक इंसान की तस्वीर है जिसके नीचे हमारे सौर मंडल का डायग्राम है। इसमें पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह थोड़ा सा ऊंचा बनाया गया है ताकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता समझ पाए कि ये संदेश किस ग्रह से आया है। इसके नीचे एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप का डायग्राम है। सुदूर ग्रह तक संदेश पहुंचाने का एक और विकल्प यह है कि वहां वाकई एक मेल डिलीवरी भेजी जाए। ये एक स्पेस प्रोब भी हो सकती है और हम ये काम पहले कर चुके हैं। ये हैं वॉयेजर्स 1 और 2। ये सन 1977 में लॉन्च किए गए थे और ये अब भी काम कर रहे हैं। वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाली पहली मैनमेड ऑब्जेक्ट है। ये गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क पर लिखा संदेश लेकर बहुत दूर के स्टार्स तक सफर करता है। इस डिस्क में पृथ्वी की 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं। हमारे ग्रह की अलग अलग जगहों का काफी सारा म्यूजिक है। अलग अलग तरह की आवाजें हैं, जैसे समुद्र की आवाजें, इंसानों की आवाजें और जानवरों की आवाजें। इसके अलावा रिकॉर्ड पर 116 इमेजेस हैं, लोगों की और धरती के लैंडस्केप की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में सूर्य के बारे में और हमारे डीएनए के बारे में जानकारी है। रिकॉर्ड्स केस में निर्देश रखे हुए हैं और रिकॉर्ड प्ले करने के लिए एक सुई रखी हुई है। हमारी आकाशगंगा के पल्सार्स का एक नक्शा भी है ताकि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता के एस्ट्रोनॉमर्स हमारे सौर मंडल को ढूंढ सकें। इस तरह से संदेश भेजने में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। वॉयेजर 1 को अपने पहले पड़ाव गलीस 445 स्टार पर पहुंचने में 40,000 साल लगेंगे। वॉयेजर 2 रॉस 248 स्टार पर 42,000 सालों में पहुंचेगा और करीब 2,96,000 सालों में यह आसमान में रात को दिखने वाले सबसे चमकीले तारे सीरियस के पास से गुजरेगा। मुझसे तो इतना इंतजार नहीं हो पाएगा। वैसे कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता हमें कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज के जरिए भी डिटेक्ट कर सकती है। इसके लिए उन्हें बस सूर्य को ऑब्जर्व करना होगा। ग्रहों वाले स्टार सिस्टम्स में होस्ट स्टार अपनी जगह पर स्थिर नहीं होता है, बल्कि वो भी अपनी धुरी के चारों तरफ अपने एक छोटे से ऑर्बिट में घूमता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो भारी स्टार ग्रह को अपनी तरफ खींचता है, मगर ग्रह का भी अपना गुरुत्वाकर्षण और प्रतिरोध होता है जो स्टार को उसकी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है। इसी वजह से स्टार अपने ऑर्बिट में अपनी धुरी की परिक्रमा करने लगता है। किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता के वैज्ञानिक सूर्य के शिफ्ट को कैलकुलेट करके स्टार के करीबी ग्रहों का मास तय कर सकते हैं। ऐसे तरीके का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉमर्स ने 548 एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे हैं। मान लीजिए कि हमने अपने सबसे करीबी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक ग्रह की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता से संपर्क साध लिया। बेशक वहां एक एक्सोप्लैनेट है, मगर होस्ट स्टार से निकली रेडिएशंस वहां मौजूद हर लाइफ फॉर्म्स को तबाह कर देंगी।
मतलब जरा कल्पना कीजिए कि अगर हमें एक जवाबी सिग्नल मिला तो हमारे इतिहास की सबसे स्लो चैट होगी, क्योंकि हमारा मैसेज वहाँ 4.2 सालों में पहुंचेगा। फिर वहां से यहाँ तक जवाब आने में और 4.2 साल लगेंगे। और मान लीजिए कि हमने उनसे मुलाकात करने की तैयारी भी कर ली, पर उस सभ्यता के लोगों को तो अंतरिक्ष में उड़ना ही नहीं आता, तो पहला कदम हमें ही उठाना होगा। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सौर मंडल का सबसे करीबी स्टार है, तब भी कन्वेंशनल रॉकेट से वहां तक पहुंचने में करीब 73,000 साल लगेंगे। तो हमें पहले लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीखना होगा, मगर तब भी वहां तक पहुंचने में 4.2 साल लगेंगे। मान लीजिए अगर हमें अपनी आकाश गंगा के दूसरी तरफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिल भी गई, तब भी हमारी गैलेक्सी तो 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है। इसलिए इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में हमें 1 लाख लाइट ईयर्स लगेंगे। तो या तो हमें फिजिक्स के नियमों को चकमा देना होगा, या फिर पूरी मानव सभ्यता को एक जायंट स्पेसशिप में ट्रांसफर करना होगा, जो हजारों सालों तक एक स्टार से दूसरे स्टार तक सफर करती रहेगी। और जब ये स्पेसशिप पृथ्वी से लॉन्च होगी तो सिर्फ पहले क्रू के ग्रेट 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 और कई और ग्रेट्स स्पेसशिप पोर्ट होल से दूसरे स्टार को देख सकेंगे। सुनो, क्या तुम अपना सिर हटाओगे? मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा हूँ।